दोस्तों, द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग अक्सर बात करते हैं, सुनते हैं सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे, 5th जनरेशन वॉरफेयर के बारे में, हाइब्रिड वॉरफेयर के बारे में। ये सब चीज़ें हैं क्या? ये ग्रे जोन वॉरफेयर, नॉन कॉन्टैक्ट, नॉन काइनेटिक वॉरफेयर, इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस, ये सब हैं क्या? आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन, फॉर्मर को कमांडर 15 कोर, और साथ ही में आज ये हैं चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के। सर जय हिंद, हमारी शो में बहुत बहुत स्वागत है सर। जय हिंद। सर, मेरा पहला सवाल है कि हम बात करते हैं अक्सर हाइब्रिड वॉरफेयर के बारे में, और इसमें कई चीज़ें और साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस, ये इंटरचेंजेबली ये इनको इस्तेमाल करा जाता है, लेकिन इसमें फ़र्क है इन सब में। ये एक ही चीज़ नहीं है सर। इन्फ्लुएंस ऑपरेशन, 5th जनरेशन वॉरफेयर, लोग जिसको कहते हैं ना थ्रोइंग अराउंड दीज टर्म्स विदाउट रियली अंडरस्टैंडिंग, ये सब है क्या सर? पहले तो सबसे पहले गौरव, मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपके व्यूअर्स की फीडबैक को देखकर आपने ये चाणक्य हिंदी डायलॉग्स भी शुरू किया है। आपने देखा कि ज़्यादातर फीडबैक जो आ रहा था यूट्यूब पर, वो उसमें ज़्यादातर लोग कह रहे थे कि हमें भी इसके अंदर शिरकत की जाए, हमारी शिरकत की जाए, क्योंकि हम अंग्रेज़ी समझते नहीं, हम हिंदी बोलने वाले हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ कि आपके साथ मैं इस प्रोग्राम में हूँ। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक हाइब्रिड वॉरफेयर का सवाल है, जी हाँ, बेशक आमतौर पे ये समझ होती है कि लड़ाई दो फौजों के बीच में, दो आर्म्ड फोर्सेस के बीच में, जब दो देशों के बीच में होती है, एक दूसरे के साथ मुकाबला होता है, और जो फौज दूसरे के ऊपर हावी हो जाए, उसको कब्ज़ा कर ले, ज़मीन को कब्ज़ा कर ले, और उसकी दूसरी फौज की काबिलियत को नाकारा कर दे बिल्कुल, वो जीत जाती है और दूसरी हार जाती है। ये एक ट्रेडिशनल, पुराना पारंपरिक आप समझिए समझ है कि लड़ाई जो है वो सिर्फ दो देशों के बीच में इस तरह से लड़ी जाती है जिसमें खुलेआम हथियार का इस्तेमाल और कुछ नहीं, सिर्फ यही होता है। ये समझ अब पुरानी समझ हो गई है, और आजकल क्योंकि साधन इसने बढ़ गए हैं और इसकी समझ बदल गई है, स्ट्रैटेजी बदल गई है, तो नए नए तरीके निकल रहे हैं लड़ाई करने के, और हार और जीत का फैसला जो है इसको करना बड़ा मुश्किल हो गया है। आजकल कौन हारा कौन जीता, ये एक बड़े ग्रे जोन में चला गया है पूरा। हाइब्रिड लड़ाई बेसिकली एक है कि ये एक मिली जुली लड़ाई है, जिसमें आप समझिए कि सबसे पहली चीज जो समझने के लिए होनी चाहिए वो है कि लड़ाई का एक स्पेक्ट्रम होता है। जैसे लाइट का स्पेक्ट्रम होता है, विबग्योर, VIBGYOR, जो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, वैसे ही एक स्पेक्ट्रम होता है लड़ाई का। उसमें एक तरफ होता है हाई एंड कॉन्फ्लिक्ट, दूसरे अंदर तरफ होता है लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट। हाई एंड कॉन्फ्लिक्ट के पार, अगर उस पार आप जाइए तो उसके अंदर आपको न्यूक्लियर वॉरफेयर मिल जाएगा, जो कि आमतौर पे हमको मालूम है कि न्यूक्लियर वॉरफेयर देश लड़ते नहीं है, डिटरेंस के लिए न्यूक्लियर हथियार रखते हैं जी। और इसी कॉन्फ्लिक्ट स्पेक्ट्रम के अंदर बहुत से अलग अलग किस्म के लड़ाइयाँ होती हैं। आप समझ लीजिए जिस चीज़ों का आपने अभी मेंशन किया, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, इन्फ्लुएंस वॉरफेयर, फाइनेंशियल वॉरफेयर, पॉलिटिकल वॉरफेयर, ये सब चीज़ें इसी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट के अंदर शामिल होती हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट स्पेक्ट्रम या वॉरफेयर का स्पेक्ट्रम जो है इसमें शामिल होती है। अब डिपेंड करता है, स्थिति पर डिपेंड करता है कि देश जो है, एक देश दूसरे देश के खिलाफ जो लड़ रहा है वो किस तरीकों को अपनाए, कितनी हालतों को अपने साथ रखे, कौन कौन सी वॉरफेयर्स को इंक्लूड करे अपने हाइब्रिड स्ट्रैटेजी के अंदर। मिसाल के तौर पे अगर आप देखिए, पाकिस्तान और भारत के बीच में जो एक प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, प्रॉक्सी हाइब्रिड कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, उसमें पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया है लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट लाइन ऑफ कंट्रोल पे कन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट, उसके बाद इन्फिल्ट्रेशन, उसके बाद नेटवर्क्स बनाए हैं कश्मीर के या जम्मू कश्मीर के हिंटरलैंड में, जिसमें आप देखिए आइडियोलॉजी भी है, मीडिया का खेल भी है, फाइनेंशियल सपोर्ट भी है, इस सब चीज़ों के नेटवर्क्स हैं, ये भी अपना अपना रोल प्ले करते हैं। और साथ में एक बहुत बड़ी चीज़ वो है इन्फ्लुएंस या साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, जिसको कुछ हद तक हम परसेप्शन मैनेजमेंट भी कहते हैं, ताकि इस तरह की लड़ाई में, जो लो एंड लड़ाई होती है, इस तरह की लड़ाई में जो आवाम होती है उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी मानते हैं, उसकी तवज्जो अपने तरफ लेना, उसकी सपोर्ट अपने तरफ लेना। इस तरह की लड़ाई में सब समझ आता है कि जिस तरफ आवाम जाएगी वो
वो तरफ जो है, वो साइड जो है वो जीतेगी। तो उसको इन्फ्लुएंस करना, उसके ऊपर हावी होना निहायत ज़रूरी है। तो ये सब जब मिलजुल कर लड़ाई चलती है, और इसमें लगातार आप 15, 20, 25 साल लड़ सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर खर्चा बहुत कम है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, लचकपन बहुत ज़्यादा है। आज आप कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं, कल कुछ और इस्तेमाल कर सकते हैं, परसों कोई और तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। कैजुअल्टी रेट भी कम होते हैं, तो ये एक्सेप्टेबल होता है, सोसाइटी के अंदर भी ये चलता जाता है। और स्टैमिना इसके लिए ज़्यादा इतना ज़रूरी नहीं है, आप स्टैमिना आप बनाए रखें, क्योंकि ये 25-30 साल तक लड़ाई चल सकती है इस तरीके से। तो इसको काउंटर करने का एक ही तरीका है, उसको कहते हैं ऑल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच। सर, ये ऑल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है क्या? जैसे मैंने आपको कहा कि ये मिलीजुली लड़ाई है, इसमें डोमेन ही डोमेन है अलग। मैंने तो आपको 4, 5, 6 डोमेन दिए, बताए। मेरे ख्याल में इसमें बेशुमार डोमेन है, ख़ासतौर पे टेक्निकल, आजकल टेक्निकल डोमेन, सोशल मीडिया के तौर पे अगर आप देखें, इस तरह की चीज़ें अगर आप देखें, तो पुरानी समझ ये थी कि लड़ाई करने के लिए आपको सिर्फ फौज का इस्तेमाल करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस का सपोर्ट लेना है, हथियार का इस्तेमाल करना है, एक हथियार दूसरे हथियार के खिलाफ इस्तेमाल करना, या वेपन ऑन वेपन करना है, इंडिविजुअल ऑन इंडिविजुअल करना है। मगर ये लड़ाई एक मनोवर की लड़ाई है, जिसमें आपको देखना है कि कैसे आप अपने आप को अपनी पोजीशन ऑफ एडवांटेज में लाएं। और इसलिए अगर आप सिर्फ हथियार के ऊपर जाएंगे, आप सिर्फ इंडिविजुअल पर जाएंगे, तो जो बेशुमार और डोमेन्स हैं उनको आप कभी काउंटर नहीं करेंगे। जैसे साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, फाइनेंशियल नेटवर्क्स हैं, मीडिया का रोल है, इन सब के ऊपर आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा, हावी करना पड़ेगा, न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। तो इसको फौज नहीं कर सकती, पुलिस शायद नहीं कर सकती, इसको गवर्नमेंट ही करेगी। गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे। आवाम को अपने तरफ लेना, आवाम को अपने तरफ जीतना, उसका दिल जीतना, ये फौज कुछ हद तक कर सकती है। फौज के पास रिसोर्सेज होते हैं कुछ हद तक करने के लिए, मगर इसको सिर्फ पॉलिटिकली किया जा सकता है। आखिर में तो गवर्नमेंट को पॉलिटिकल रोल भी प्ले करना पड़ता है। जैसे आप देख रहे हैं, अभी जम्मू कश्मीर में डीडीसी इलेक्शंस हुए हैं, इससे पहले पंचायत इलेक्शंस भी हुए थे। ये तरीके हैं डेमोक्रेसी का इस्तेमाल। इसमें मतलब गवर्नमेंट डेमोक्रेसी का इस्तेमाल कर रही है तवज्जो लेने के लिए अपने तरफ, और आवाम के दिल जो है उनको जीतने के लिए। तो ये इस तरह के ऑल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के बिना ये लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। सर, एक काफ़ी चर्चा में है ये चाइना की 3 वॉरफेयर स्ट्रैटेजी सर, जिसमें साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, मीडिया वॉरफेयर है, लीगल वॉरफेयर है। और अक्सर लोग ये कहते हैं कि सर चाइना का इट डवटेल्स इनटू द मिलिट्री स्ट्रैटेजी, यानी कि चाइना की जो मिलिट्री स्ट्रैटेजी है, जो उनकी काइनेटिक स्ट्रैटेजी है, उसी के अंदर इसको भी डाल दिया है कि यानी कि अगर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे पीएलए यानी कि चाइनीज़ आर्मी, चाइनीज़ फौज कुछ कर रही है सर, कोई भी एक्शन ले रही है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, उनको एक प्रॉपर सपोर्ट मिल रहा है उनके सोशल मीडिया हैंडल से, उनके मेन स्ट्रीम मीडिया हैंडल से, तो वो साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस भी कर रहे हैं, वो अलग अलग तरीके से वीडियोज़ बना के ये सब। दूसरी चीज़ है लीगल वॉरफेयर। फिर उसके बाद उन्होंने जो सर अगर हम वापस साइकोलॉजिकल में जाएं, जिस तरीके से उन्होंने करा है, प्रेशर टैक्टिक्स अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल सर, प्रेशर टैक्टिक्स अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल, कि मेंटल प्रेशर डाला जाए सर। एक ये बहुत बड़ी बात है चाइनीज़ की। हाउ डू यू लुक एट ऑल दिस सर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, मीडिया वॉरफेयर, लीगल वॉरफेयर सर? देखिए, पीएलए की ये खासियत है जी, अगर आप नथुला पोस्ट पे रहे हैं या आप गए हैं, पुराने ज़माने पर नथुला पोस्ट पे एक चीज़ थी कि उस पार से लाउड स्पीकर के ऊपर हर समय गाने चलते रहते थे हिंदी में, और मैसेजिंग होती थी, लेक्चर चलते रहते थे हमारे ट्रूप्स के तरफ, एक मैसेजिंग होती रहती थी हमारे ट्रूप्स के ऊपर हावी होने के लिए साइकोलॉजिकली। वो पुराना तरीका था, उस वक्त साधन नहीं थे। अब आप उसी क्रूड मेथड को देखें तो आज वो ऑप्टिमाइज होकर आजकल की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए आज मॉडर्नाइज हो गया, आधुनिक बन गया है एक तरीके से। मगर इसके बीच में बहुत चीज़ें हुई हैं। 1978 में डेंग जियाओपिंग ने जब अपने 4 मॉडर्नाइजेशन शुरू किए थे, उसमें जो है पीएलए को लास्ट प्रायोरिटी दी थी और कहा था कि पीएलए का मॉडर्नाइजेशन तब होगा जबकि आपका एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और टेक्निकल एजुकेशन मॉडर्नाइज हो जाएगा। तो मॉडर्नाइजेशन ऑफ पीएलए स्टार्टेड सम टाइम इन द लेट 80s, अर्ली 90s। मगर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसके इतिहास में है कि 1990 में, 1990 में पहली गल्फ वॉर लड़ी। उस पहली गल्फ वॉर में आपको याद होगा कि CNN, जिसको आप देखते रहते हैं आज, CNN ने पहली दफे
इतिहास में लड़ाई का मैदान जो है उसको लेकर आपके ड्राइंग रूम में हाजिर कर दिया। टेलीविजन का एकदम से रेवोल्यूशन हो गया, वहां से इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन शुरू हुआ। तब तक कंप्यूटर इतने जबरदस्त तरीके से नहीं आए थे, कोई मोबाइल कम्युनिकेशन भी नहीं था उस वक्त, मगर टेलीविजन का जबरदस्त इस्तेमाल हुआ था। जो पहला देश जिसने इस पोटेंशियल को रियलाइज किया वो चीन था। उन्होंने 1993 में 3 साल के अंदर एक नई डॉक्ट्रिन पैदा करके खड़ी कर दी सामने। उसको कहते हैं वॉर अंडर इंफॉर्मेशनाइज्ड कंडीशंस। इसको बहुत दुनिया ने पढ़ा और वहां से शुरुआत हुई। मगर 10 साल में जब ये पूरी PLA डेवलप हो रही थी, तो 2003 में ये जो आप 3 स्ट्रैटेजीज के बारे में बात कर रहे हो, ये 2003 में इसको अपनाया। उसमें था मीडिया वॉरफेयर, लीगल वॉरफेयर एंड साइकोलॉजिकल। तो आई थिंक वाज मीडिया वॉरफेयर, लीगल वॉरफेयर एंड साइबर वॉरफेयर, जहां तक मुझे याद है ये 3 थे। 3 इसके अंदर इस्तेमाल किए गए और उसी को उन्होंने अपनाया। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, जैसे आप देखिए उस वक्त तो सोशल मीडिया भी नहीं था 2003 में। फेसबुक तो मेरे ख्याल में 2005-6 में आया है, उसके बाद ट्विटर आया है बाद में, उसके बाद तो बेशुमार और हैंडल और सब आते रहे हैं, प्लेटफॉर्म्स आते रहे, उनका इस्तेमाल किया है। कैसे इसके जरिए पेनिट्रेट करके एक तरह का आप समझिए इनविजिबल वॉरफेयर लड़ा जा रहा है आज। एक तो विजिबल है कि लद्दाख में आप जो टेंशन के इलाके हैं, जहाँ पर जो प्रेशर पॉइंट्स हैं, वहाँ पर आप हावी हो रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, मगर साथ में उसकी बैकिंग में, जैसे आपने कहा, चीन ने पूरे अपने इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को हावी किया है भारत के ऊपर और कोशिश की है कि हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस की जाए। ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, ये तरीके बढ़ते जा रहे हैं। अभी आप हाल में ही देख रहे हैं कि फार्मर एजिटेशन के अंदर आप भारत में देख रहे हैं कि एकदम से आप देख रहे हैं प्रोलिफरेशन ऑफ हैंडल्स हो रहा है यहाँ पर। और ये हालांकि इसके ऊपर हमें कोई हमारी कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, मगर सिर्फ ये है कि हमें मालूम नहीं होता कि कौन हमारे खिलाफ है और कौन हमारे साथ है। देश हमारे साथ जो बिल्कुल ही फ्रेंडली देश है, उनके अंदर ही से कुछ ऐसे हैंडल्स हैं जो हमारे खिलाफ काम कर सकते हैं। ये इसकी इनविजिबिलिटी है और इसको देयरफॉर टारगेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है और पता नहीं किस दिशा में ये आखिर में जाएगा। सर, जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की, तो 1949 में सर ISPR उन्होंने बना लिया था और ये ट्राई सर्विसेज एक एंटिटी है सर। हमारे पास तो अभी भी एक ट्राई सर्विसेज एंटिटी नहीं है। और जिस तरीके से पाकिस्तान ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करा है, मेन स्ट्रीम मीडिया का इस्तेमाल करा है, जिस तरीके से पाकिस्तान ने साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का इस्तेमाल करा है सर, यहाँ पे आपको क्या लगता है कि क्या इसका एक कारण ये भी है? इसकी कई वजूहत हो सकती हैं। क्या इसकी एक वजह ये भी है सर कि पाकिस्तान अपने आप को कन्वेंशनली वीक समझता है, या कन्वेंशनली वीक ऐसा साबित हो चुका है कई लड़ाइयों में लड़ने के बाद कि अब नाउ इट इज़ लुकिंग फॉर अदर वेरिएबल्स कि हम और क्या कर सकते हैं? बिकॉज ये ऑप्शन कि हम इतने टैंक्स ले आएँ, इतने वेपन सिस्टम्स ले लें, इतने एयरक्राफ्ट ले लें, शायद वो पाकिस्तान के पास बिकॉज ऑफ देयर इकोनॉमी या फिर उनके साइज़ की वजह से ये शायद इतना फीजिबल ऑप्शन नहीं है। करेंगे वो लोग, पर इतना नहीं कर सकते टू मैच इंडिया। तो क्या ये भी एक कारण है कि पाकिस्तान ने हाइब्रिड कॉन्फ्लिक्ट में इसलिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करा है सर? देखिए, इसको अगर इस नज़रिए से देखा जाए कि क्या हाइब्रिड वॉरफेयर हर दफ़े कमज़ोरों की लड़ाई है मजबूत वालों के, मजबूत तरफ की तरफ, जो मजबूत है उसके खिलाफ क्या कमज़ोरों की लड़ाई है? अगर इस तरह से देखें कि रूस जो है, रशिया यूक्रेन में आज सिर्फ हाइब्रिड तरीके से लड़ रहा है। रशिया ने अफगानिस्तान में भी 1980 से 89 तक तकरीबन हाइब्रिड तरीके से लड़ाई की वहाँ पर। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कमज़ोर जो है वो हाइब्रिड वॉरफेयर या इस तरह हाइब्रिड वॉरफेयर के जो इंग्रेडिएंट है उनको इस्तेमाल करेगा एक मजबूत एंटिटी के साथ। पाकिस्तान बेशक कमज़ोर है आज, मगर 1949 में 49 में पाकिस्तान अपने आप को बहुत मजबूत समझता था। और वो यहाँ तक कि 1965 की लड़ाई में आपको याद होगा कि ये हर वक्त कहते थे कि एक पाकिस्तानी जवान जो है वो 10 जब भारतीय जवान के बराबर है। इस तरह से ये बातचीत होती थी उस वक्त, और ये विश्वास भी करते थे सर, विश्वास करते थे उसके अंदर। मगर 1971 में जब मात हुई उनकी इस पाकिस्तान में, बांग्लादेश बना, उसके बाद से जब 1977 में उन्होंने अपनी नई तजवीज़ खड़ी की
और ये देखा कि किस तरह से भारत के खिलाफ बदला लिया जा सकता है, उस तजवीज़ को बनाने में मेरे ख्याल में ये हाइब्रिड वॉरफेयर की स्ट्रैटेजी एकदम से उनके सामने बड़ी अहमियत के साथ आई और इसको इस्तेमाल किया। उस वक्त हाइब्रिड, हालांकि हाइब्रिड तो बहुत पुरानी स्ट्रैटेजी है, मगर उस वक्त हाइब्रिड वॉरफेयर बस इमर्ज कर रहा था दोबारा, नए नए साधन निकल रहे थे। और सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान को फ़ायदा मिला वो था अफ़गानिस्तान की लड़ाई में, जो रशिया के सोवियत लड़ाई जो अफ़गानिस्तान में थी, जिसमें पाकिस्तान बिल्कुल फ्रंट लाइन लीडरशिप ले रहा था, उसमें हैंडल करना, इंफॉर्मेशन को हाइब्रिड तरीक़ों से अपनाना, उससे उनको बहुत तजुर्बा मिला। तो ISPR बेशक 1949 में खड़ा हो गया था, मगर हमने कोई खासियत ISPR की नहीं देखी ऑलमोस्ट टिल 1977 1980 तक। उसके बाद से हालांकि पाकिस्तान, मेरे ख्याल में अफ़गानिस्तान में काफ़ी हद तक उन्होंने तजुर्बा पाया, और 89 के बाद जब उन्होंने अपनी तवज्जो जम्मू कश्मीर की तरफ बदली, तो ISPR का रोल एकदम से सामने आया। और आपने देखा कि ISPR साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, आउटरीच और कश्मीरियों को, जम्मू कश्मीर के अवाम को ये साबित करना कि उनके लिए स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस वॉज पॉसिबल, इसको साबित करना, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था ISPR के लिए। आइडियोलॉजिकली कश्मीर की सूफियत को बदलना एंड ब्रिंग इट टू अ मोर रेडिकलाइज्ड फॉर्म ऑफ इस्लाम, ये ISPR की बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। ये सब चीज़ें थी, मगर भारत, मेरे ख्याल में हम कुछ देर तक इसको समझ नहीं पाए पूरी तरीके से, और जब समझे तब हमने अपनाना शुरू किया तरीके जिससे कि हम न्यूट्रलाइज करें। तब तक टेक्नोलॉजी भी आ गई थी, मगर हमने अभी तक एक प्रिंसिपल्ड, मैं समझता हूँ एक स्ट्रेटेजिक तौर पर इसको काउंटर करने की पूरी तजवीज़ अभी तक नहीं बनाई है। बनेगी, धीरे धीरे बनेगी, भारत में पूरी काबिलियत है इसकी। मेरे ख्याल में स्ट्रेटेजिक लेवल पे हमको अब कुछ स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ेंगे, ख़ास तौर पे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के लिए, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के लिए, और उनको स्टेट लेवल पे ले जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कैसे ये जो हैंडल्स, जो मॉडर्न प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल किया जा रहा है भारत के खिलाफ, उन्हीं हैंडल्स को हम कैसे इस्तेमाल करें काउंटर करने के लिए जी। इसके लिए डीप रिसर्च की ज़रूरत है, एकेडमिक रिसर्च की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आर्मी या पुलिस या इंटेलिजेंस सर्विसेज पर अकेले डिपेंड करना मेरे ख्याल में सही नहीं होगा। बिल्कुल सही सर। अभी हाल ही में 1 महीना पहले एक अनाउंसमेंट भी हुई थी सर कि इसमें साइबर कमांड की बात तो पहले से चली आ रही है सर, अभी की बात नहीं है, लेकिन ये बोला सर DGIW एक 3 स्टार रैंक करेगा। ये न्यूज़ में भी आया था सर, मीडिया ने काफ़ी कवर करा था कि DGIW एंड इन सब की बातें करी गई थी कि हम लोग एक 3 स्टार जनरल रखेंगे और उसके नीचे एक सॉर्ट ऑफ अ ट्राई सर्विसेज स्ट्रक्चर इन विच लेड बाय अ 3 स्टार वेदर एडमिरल या मार्शल और जनरल सर, और वो फिर उस तरीके से हम लोग करेंगे। बट आपकी बात भी मैं अग्री करता हूँ सर कि ये सारा का सारा क्योंकि एक खास किस्म की ट्रेनिंग होती है फौजी की, एक खास किस्म की ट्रेनिंग होती है सर फौजी की। और अगर हम ये बोलेंगे साहब फौजी की ट्रेनिंग ऐसी कि सारे काम कर ले, ज़्यादातर हमारी ट्रेनिंग काइनेटिक ऑपरेशंस में होती है सर, ज़्यादातर जिसको कॉन्टैक्ट ऑपरेशंस हैं, नॉन कॉन्टैक्ट में इतनी नहीं होती। आपको क्या लगता है सर कि क्या हमें सिविलियंस का भी इसमें इस्तेमाल करना चाहिए? हो सकता है कोई स्क्रिप्ट राइटिंग में अच्छा हो सकता है कोई म्यूज़िक में। बुरहान वानी के उसके बाद न्यूट्रलाइजेशन के बाद पाकिस्तान ने वीडियोज़ निकाले थे सर, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी उनकी ऐसी थी कि लगता था कि कोई मार्केटिंग एजेंसी उन्होंने हायर कर रखी है, और ये डेफिनेटली पाकिस्तानी फौज का काम नहीं था सर। उन्होंने फंड करा होगा, उन्होंने डायरेक्शन दिया होगा, लेकिन काम ये सिविलियन का था सर, क्योंकि जो उसमें जो जिसको कहते हैं कि सर जिस प्रकार की यूनिक चीज़ें जो मार्केटिंग, कॉर्पोरेट मार्केटिंग वाले करते हैं सर, उसमें उसका स्टैम्प था। इसके बारे में सर आपकी ज़रा राय चाहूँगा। देखिए, मैंने तकरीबन 3 साल पहले चंडीगढ़ मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल में यही सवाल मेरे सामने आया था, और मैंने बेझिझक ये कहा था कि भारत को 5000 सिविलियन इंफॉर्मेशन वॉरियर की ज़रूरत है जी। 5000 मेरे दिमाग में ऐसे ही जहन में आ गया, तो मैंने वो इस्तेमाल कर लिया। शायद 10,000 की ज़रूरत हो, शायद ज़्यादा की ज़रूरत हो, मगर मैंने 5000 का इस्तेमाल किया। मेरे दिमाग में ये था कि देखिए, भारत मतलब इंडियन आर्मी पर आप क्या क्या जोर डालेंगे। हर चीज़ का भार आप इंडियन आर्मी पर डालते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी का, एक्सटर्नल सिक्योरिटी पर, LOC पर, LAC पर, हर चीज़ का। अब इस तरह की लड़ाई लड़ने में अगर आप इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का भी पूरा भार जो है वो भारतीय फौज पे डाल दें, तो मेरे ख्याल में
इट कैन नॉट बी जस्टिफाइड। जी। मेरे तजुर्बा था कि 2011 में बड़ी कोशिश की थी मैंने कि इसकी शुरुआत की जाए, मगर 3 या 4 दिन के बाद मैंने देखा कि जो भी हमारी कोशिशें हो रही थी वो नाकारा हो रही थी, क्योंकि हमारे पास रिसर्च की कोई तरीके नहीं थे, साधन नहीं थे, हमारे पास एकेडमिक्स नहीं थे। तब मैंने देखा कि आए दिन हमारे पास जो हमारा जवान या अफसर जो काम कर रहा था इंफॉर्मेशन वॉरफेयर पे, वो उसकी पोस्टिंग हो जाती थी। वो 2 साल रहता था, वो निकल रहा है, 6 महीने में निकल उधर चला गया, उधर चला गया। इसमें कंटिन्यूटी की जरूरत है। ये एक डोमेन है बाय इटसेल्फ। जितना आप AK-47 में काबिलियत रखते हैं चलाने के लिए, उतनी आपको काबिलियत होनी पड़ेगी अपने सोशल मीडिया हैंडल्स को चलाने की। तो इसकी स्पेशलाइजेशन की जरूरत है, परमानेंस की जरूरत है, और मैं समझता हूं कि नॉन यूनिफॉर्म्ड वॉरियर्स इसके लिए होने चाहिए। मगर इसकी लीडरशिप, इसके कॉन्सेप्ट, डॉक्ट्रिन्स, ये सब चीजें फौज बनाए, आर्म्ड फोर्सेस बनाए, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स मिलकर बनाए, इंटेलिजेंस सर्विसेज साथ में शामिल हो, वो बनाए इसको, और इसको खेला जाए। कुछ हद तक लीडरशिप इन्हीं सर्विसेज की होनी चाहिए, और ज्यादा तक एग्जीक्यूटिव लेवल पे सिविलियन एलिमेंट्स हो। यही तरीका अपनाया है दुनिया में। अमेरिका में भी यही तरीका है, पाकिस्तान ने भी यही तरीका अपनाया हुआ है। मेरे ख्याल में ये हाल ही की बात है कि ये तरीका भारत के अंदर भी आ जाएगा। जी। वो जनरल आसिफ गफूर बड़ा कह रहे थे कि इंडियन जनरल ने देखी हमारी इतनी तारीफ करी। यू आर ट्राइंग टू से समथिंग एल्स एक्चुअली सर। मैं उल्टा उनको कह रहा था। आप कुछ और कहना चाह रहे थे, तो जनरल आसिफ गफूर का ट्वीट आया कि यार देखो देखो इंडियन जनरल्स ने हमें क्या करा है। वो इनफैक्ट मुझे ट्रोल करने की कोशिश कर रहे, तो ही आंसर टू मी एंड ही सेड दैट ये हो गया। बहरहाल सर, एक और चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ सर कि ये हाइब्रिड वॉरफेयर की बात करते हैं सर। आप कश्मीर आपके दिल के बहुत करीब है, आपकी सर्विस बहुत ज़्यादा रही है कश्मीर में, और आप कोर कमांडर भी थे वैली के। अभी भी आपको बहुत सारे लोग सिविलियंस याद करते हैं, फौजी तो याद करते ही करते हैं सर, सिविलियंस याद करते हैं बिकॉज ऑफ मे बी व्हाट यू मैनेज टू डिलीवर टू देम इन टर्म्स ऑफ पीस, इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड्स। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर, कश्मीर में हाइब्रिड वॉर के आपने 1-2 चैलेंजेस बताए सर, कि पॉपुलेशन को अपनी तरफ करने की कोशिश जो कि पाकिस्तान ने सक्सेसफुली करा, एक सूफियाना माहौल को रेडिकलाइज करा सर। लेकिन और क्या चैलेंजेस हैं हाइब्रिड वॉरफेयर की तरफ से, खासतौर से कश्मीर वैली में? देखिए, ऐसे माहौल में मुझे तो याद आता है जनरल पेट्रियस का तरीका। उन्होंने जब कॉइन डॉक्ट्रिन बनाई थी 2010 में, जाकर पेट्रियस ने देखा कि अमेरिकी फौजें जो हैं अफगानिस्तान में, उनको अफगानी कल्चर, अफगानी मजहब के बारे में कुछ मालूम ही नहीं था। अगर आप किसी इलाके में लड़ रहे हो और आवाम आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, कोर सेंटर जो है वो आवाम है, और आप आवाम के बारे में कुछ जानते ही नहीं है, तो आप किस तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं? यही मैं हर दफे भारत की फौज को कहता हूं, इंडियन आर्मी को कहता हूं, अपने जवानों को, मैं अफसरों को हर वक्त यही कहता था कि देखिए, ये लड़ाई जो है AK-47 की लड़ाई अकेली नहीं है, ये एक मिलीजुली लड़ाई है। हाइब्रिड वॉर मिलीजुली लड़ाई होती है। हाइब्रिड AK-47 के साथ साथ आपको स्कॉलरशिप चाहिए। एक तरफ तो वॉरियरशिप चाहिए, और दूसरी आपको स्कॉलरशिप चाहिए। आपको स्कॉलर वॉरियर बनना पड़ेगा अगर आप लीडर यहां बनना चाहते हो जी। और वो स्कॉलर आप कैसे बनोगे? कश्मीर की कल्चर को पढ़ो, हिस्ट्री को पढ़ो, वहां के तौर तरीकों को पढ़ो, सेंसिटिविटीज को देखो, इस्लामियत को पढ़ो। अगर इस्लामियत को पढ़ के आप उससे समझ सकते हैं और वो आपको कश्मीरी आवाम के करीब ला सकता है, तो क्यों नहीं आप ये सब करो। मगर अगर आप कहोगे कि नहीं, हम 2-2.5 साल के लिए वहां पोस्टिंग पर जा रहे हैं और हमें क्या जरूरत है सब चीजों के, हमारा काम तो AK-47 पर ट्रिगर दबाना है, तब ये आप लड़ाई जीत नहीं सकते हैं, क्योंकि अलग किस्म की लड़ाई है। तो अलग किस्म की लड़ाई है। ये चैलेंज इंडियन आर्मी को समझनी पड़ेगी, और ये अपने खास तौर पे ऑफिसर काडर के जहन के अंदर डालना पड़ेगा। काफी हद तक ये डाल चुके हैं हम, मगर अभी इस पर और कार्रवाई करनी पड़ेगी। दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो कि ये लड़ाई एक नेटवर्क्स की लड़ाई होती है। 2017 शायद वो साल था जिसमें भारत के अंदर ये रियलाइजेशन आया, हम महसूस करने लगे कि ये नेटवर्क्स जो है इनको कंट्रोल करना पड़ेगा। बुरहान वानी के वक्त जो आपने देखा कि फाइनेंशियल नेटवर्क्स, मीडिया नेटवर्क्स, सब चीजें जो थी काम ऐसा कर रही थी, सड़कों के ऊपर किस तरह का टर्बुलेंस हो रहा था, कितना पैसा बेशुमार आ रहा था, किस पर किसी ने सोच दी नहीं थी। हम तो सिर्फ अपना हथियार चलाने के में लगे हुए थे। जब इसके बाद 2017 के बाद सरकार ने समझकर और इसको फोकस किया इसके ऊपर, तो आप देखिए किस तरह से फाइनेंशियल नेटवर्क्स को न्यूट्रलाइज किया है काफी हद तक जी। उसकी वजह से ड्रग नेटवर्क्स प्रोलिफरेट हो गए हैं, अब उनको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। कितना हद तक मीडिया नेटवर्क्स को न्यूट्रलाइज करा है हमने, ठीक है। और
ओवरग्राउंड नेटवर्क और नेटवर्क्स, आपको शायद अचंबा होगा सुनकर कि मैं कह सकता हूं एज अ कोर कमांडर कि शायद ओवरग्राउंड वर्कर्स और सेपरेटिस्ट की जो इंटेलिजेंस थी वो शायद इंडियन आर्मी से ज्यादा अच्छी थी। हर तहसील में, हर डिस्ट्रिक्ट तहसील हल्का के अंदर अपना ऑर्गेनाइजेशन था उनका, शायद अभी भी है वैसे। हर जगह पैसा था उनके पास, नेटवर्क्स थे उनके पास, लीगल एड थी उनके पास, पॉलिटिकल वर्कर्स थे उनके पास, और जब चाहे उनको हुक्म मिले और वो एजिटेशन शुरू कर सकते थे। इस चीजों को न्यूट्रलाइज करना निहायत जरूरी था, उस ओवरग्राउंड वर्कर्स को न्यूट्रलाइज करना निहायत जरूरी था। ये आज हो चुका है काफी हद तक, मगर अभी भी मैं समझता हूं स्कोप अभी भी रहे इसके। बिल्कुल सर, और हम लोग इसलिए पीछे छूटे क्योंकि हमारा जो माइंडसेट था वॉर का, जैसे आपने बताया था, तो हार्डकोर कन्वेंशन लेके 47 लेके काइनेटिक ऑपरेशंस करना, वो यंगस्टर्स का भी और एक सर्टन लेवल इवन कर्नल्स का एक देयर इज अ सर्टन माइंडसेट सर कि भाई वी आर इन आर। तो सर इस वक्त मैं हंडवाड़ा नॉर्थ कश्मीर में था सर, आई हैड गॉन टू शूट, और वहाँ पे मैंने देखा एक चीज़ जो ऑनेस्टली स्पीकिंग सर विच वॉज अ वेलकम चेंज, हमारे वक्त नहीं थी वो। एक बुजुर्ग जा रहे थे सड़क पे विथ हिज वाइफ सर, वो सफ़ेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग, लग रहा था 70-75 साल के होंगे। एक आर्मी कॉन्वॉय सर, 7-8 गाड़ियाँ थी और सामने जैसे क्यूआरटी चलती, पीछे क्यूआरटी चलती सर, क्यूआरटी वाले ने एक्चुअली गाड़ी रोक दी सड़क के बीच में। एंड आई मेंशन दिस टू जनरल राजू सर, व्हेन आई मेट हिम आई मेंशनड इट टू द कोर कमांडर, आई सेड सर ये तो कुछ अलग ही हो रहा है कश्मीर में, क्योंकि हमारे टाइम पे वी हैड दोज डेज वर डिफरेंट ऑल्सो सर, वो 90s वाले दिन भी अलग थे, बट सेंसिटिविटी तो आ गई सर फौज में, और फौज ने सीख भी लिया सर, हार्ट्स एंड माइंड्स। बताऊं, मैं हालांकि आई शुड नॉट टेक एनी क्रेडिट और क्लेम फॉर इट जी। 2011 में हमने एक शुरू की थी, एक शुरू किया था काडर जी अपने कोर बैटल स्कूल में, उसका नाम था EKIC, एंट्री इनटू कश्मीर काडर, EIKC, एंट्री इनटू कश्मीर काडर। मैंने हुक्म दिया था कि कश्मीर के अंदर कोई जवान ऑपरेट नहीं करेगा जब तक उसने ये काडर नहीं किया है, और उस काडर में ये सिखलाया जाता था, एक चीज जो सिखलाई जाती थी वॉज सेंसिटिविटी। 96 में 95 में जो RR में अफसर जवान थे, उनका रवैया और उनकी सोच विचार 2011-12 से बिल्कुल फर्क थी। बिल्कुल सर, और मैं समझता हूं 2011-12 में जो सोच थी वो 2021 से बिल्कुल फर्क थी। तो इसलिए ये एक डायनेमिक प्रोसेस होता है, और वो कमांडर जो इसको नहीं समझते, जो कहते हैं कि हम एक तरीका इस्तेमाल करेंगे, एक तौर तरीका, एक स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करके कश्मीर का मसला जो है हल करेंगे, वो सरासर गलत है, वो होने वाला नहीं, वो नहीं हो सकता। आपको कॉन्फ्लिक्ट का स्टेज देखना पड़ेगा, उसके मुताबिक सेंसिटिविटी देखनी पड़ेगी। मुझे याद है कि आवाम की तरफ से फीडबैक आया था कि कॉन्वॉय बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, क्योंकि इतने कॉन्वॉय हैं कि ट्रैफिक जैम हो जाते हैं। तो मैंने तो कॉन्वॉय की टाइमिंग्स बदल दी थी कुछ वक्त तक, ताकि लोगों को उस वक्त जो है फैसिलिटी रहे कि सुबह 9 बजे अपने ऑफिस पहुंच जाएं और शाम को 5 बजे अपने घर पहुंच जाएं, तब हम अपने कॉन्वॉयस चलाएं। तो यहां तक कि हमने सेंसिटिविटी देखी थी। तो आई एम ग्लैड, जैसे आप कह रहे हैं, कि वो अगर रवैया अपनाया हुआ है आज, तो मैं समझता हूं कि हम बिल्कुल सही दिशा में हैं। सर हाल ही में मैं कश्मीर गया था, तो एक और बात बताई थी मुझे कि जो वहाँ पे टेररिस्ट हैं जो आते हैं सर, जो फ्यू हैं हु मैनेज टू एक्चुअली क्रॉस, क्योंकि एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड बड़ी ज़बरदस्त है वहाँ पे, पर कुछ कुछ जो आ जाते हैं सर, उनको ये बताया जाता है कि कि भारत के अंदर, ख़ासतौर से कश्मीर के अंदर सर, जो मुसलमान हैं उनको नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं है, और मस्जिदों को तोड़ दिया जाता है और लोगों को ऐसे परेशान करा जाता है, जो कि बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन है। अब ये केस के बारे में बता रहे थे सर, एक टेररिस्ट ने एक्चुअली सरेंडर करा जब उसने वहाँ पे लगातार कुछ दिनों से वो अजान की आवाज़ें सुन रहा था मस्जिद से आके, उसने बोला कि मुझे तो कहानी कुछ और सुनाई गई है। तो क्या हमें प्रोएक्टिव स्टेप्स लेने चाहिए? ऑफेंसिव, व्हेन आई से ऑफेंसिव सर, मेरा मतलब और नहीं, मेरा मतलब ये है कि एक्चुअली एजुकेट पीपल अक्रॉस, एक्चुअली सेंड मैसेज अक्रॉस कि भाई ऐसा है नहीं, क्योंकि ये जो भी आ रहे हैं सर, ये कोई बड़े बड़े लोगों के, जर्नल के या ब्यूरोक्रेट्स के तो बच्चे हैं नहीं, तो गरीबों को बेचते हैं सर ये सब लोग, वहाँ से लेके, कोई मदरसे से आ गए, कोई कहीं से आ गए सर। इसके बारे में आपकी क्या राय है? ये बेशक इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती हैं कि जिस तरह के लोग आ रहे हैं उस पार वहाँ से, उनके दिमागों को बदला जा रहा है। मुल्तान, बहावलपुर, कराची की सड़कों से, मुझे याद है 2011 में एक LET का, लश्कर-ए-तौयबा का टेररिस्ट पकड़ा गया था, और इसी तरह से जैसे आप कह रहे हैं, उसको वो
मैं मिला उससे, उसने मुझे यही बताया कि मुझे भी यही कहा गया था कि यहाँ तो नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं है, यहाँ अजान नहीं होती, यहाँ तो हर तरफ तो आवाज़ अजान की है यहाँ पर। मैंने उस बारे में पूछा, देखा उसकी क्या, उसका सोशल क्या बैकग्राउंड क्या था। रिक्शा वाला था वो, एक बड़ी फैमिली थी। इस टेम्पटेशन में आ गया कि शायद कुछ और पैसे मिल जाए, और उसको इस प्रॉमिस के साथ भेजा गया था कि जाओ जिहाद लड़ो, 2-2.5-3 लाख रुपए मिलेंगे, 2 साल रहो और वापस आ जाओ। तो इस टेम्पटेशन के साथ आए। मेरे ख्याल में हमने कभी इसकी भी बात नहीं की है कि लश्कर तौबा के जो सो कॉल्ड फ़िदाईन होते हैं, जैश ए मोहम्मद की फ़िदाईन जो हैं, सो कॉल्ड फ़िदाईन कौन थे वो? 1999, 2000, 2001 में जब ये शुरुआत हुई तो मैं वहाँ कश्मीर में था। मुझे याद है ये सिर्फ वो थे जो कि काफ़ी हद तक HIV के पेशेंट थे। बहुत से उनमें से ऐसे थे जो कि डेथ रो पे थे इन प्रिजन, और उनको निकाल कर कहा था जाओ लड़ो, अपने मजहब के लिए लड़ो, इतना पैसा तुमको मिल जाएगा। ये चीज़ें हमने इसके बारे में कभी बात नहीं की है। वी आर ए जेंटलमैन नेशन, हमने बात नहीं की इन चीज़ों की। मेरे ख्याल में किसी वक्त तो इसके बारे में बात करनी पड़ेगी। और जैसे आप कह रहे हैं कि ऑफेंसिव हाइब्रिड वॉरफेयर विच मीन्स एसेंशियली ऑफेंसिव इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, तो आजकल साधन जिस तरह से बढ़ रहे हैं, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू हैव एथनिसिटी ऑफ एफिनिटी ऑफ लैंग्वेज एट्सेट्रा। आप डायरेक्टली थ्रू सैटेलाइट मीन्स, थ्रू टेलीविजन, थ्रू सोशल मीडिया आजकल आप ये मैसेजिंग कर सकते हैं, आप वीडियोस भेज सकते हैं। 5G आ रहा है, जब 5G दुनिया में फैल जाएगा इसके ऊपर कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। तो मैं समझ रहा हूं तो हम वी आर एट ए वेरी अर्ली स्टेज ऑफ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। अभी तो हमको बहुत आगे इन चीज़ों में देखना पड़ेगा जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। एंड आई फुली अग्री विद यू कि ऑफेंसिव हाइब्रिड वॉरफेयर, खासतौर पे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, हमको अपनाना पड़ेगा। मेरा आखिरी सवाल सर आपसे कि ये जो हम लोग कह रहे हैं कि साइबर कमांड बनेगा वगैरह वगैरह, सर ये जो भी इसका स्ट्रक्चर है वो तो हमें नहीं पता सर, जब वो डिसाइड होगा तब डिसाइड होगा। लेकिन इस पूरी चीज़ में सर आपको क्या लगता है कि इंडियंस को या इंडियन गवर्नमेंट को कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी सर बट इन टर्म्स ऑफ इमोशनल दिस थिंग ऑफ माइंड स्पेस सर, कितना हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा? आपने अक्सर अपनी टॉक्स में कहा, मेरा सवाल क्यों पूछ रहा हूँ सर, आपने अक्सर बोला कि दिस इज द वॉर ऑफ द फ्यूचर, ऑफ द प्रेजेंट ऑल्सो बट ऑल्सो ऑफ द फ्यूचर। ये डोमेन जो है वॉरफेयर का, इट हैज इरिवोकेबली चेंज्ड। अब ये वापस वैसे नहीं जाएगा। वो दिन टैंक टू टैंक, आर्टिलरी गन टू आर्टिलरी गन, इन्फेंट्री सोल्जर टू इन्फेंट्री सोल्जर, हो सकता है ऐसा सिनेरियो हो सकता है, बट ये इमीडिएट सच्चाई है। राफेल हो सकता है हम कभी यूज करें ना करें सर, बट दिस हैपेंस 24/7। इसके बारे में जरा बताइए। ये सबसे सस्ता तरीका है जी। इसको 24/7 365 डे आप अपना सकते हैं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी सामने आ गई है। अब इसको हर देश जो है वो इस्तेमाल करेगा। आपके दुश्मन खास तौर पे आपके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, और दोनों दुश्मन आपके इसमें बड़े काबिल हैं जी। चीन के पास 3 वॉरफेयर स्ट्रैटेजी, चाइना, पाकिस्तान के पास ISPR पुराना रखा हुआ, इन्होंने काफ़ी इसके ऊपर तजुर्बा इनका है। हमारा तजुर्बा क्या कम है? मैं नहीं कहता हूं कि कम है, मगर हमको थोड़ा इसको स्ट्रक्चर करना पड़ेगा कुछ हद तक, कुछ और ख़ास तौर पे हमको देखना पड़ेगा कि सिर्फ ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख या बॉर्डर एरियाज में नहीं, ये तो इंटरनली भी होगा। इंटरनली आपको इसके ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि दुनिया के बाकी तरफ से इन्फ्लुएंस कैसे आ रही है। हार्टलैंड ऑफ इंडिया, आप समझिए रेड कॉरिडोर के अंदर, ऐसे इलाकों में आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा। मगर साथ में एक डेमोक्रेसी होने के नाते ये भी आपके ऊपर कंप्लेंट आएंगी। ये सरकार के ऊपर बहुत कंप्लेंट आती रहेंगी हर वक्त कि आप हमारी फ्रीडम को कंट्रोल कर रहे हैं, जो हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स हैं उसको आप छीन रहे हैं। ये सब, इसको अब आप इसकी एक स्ट्रैटेजी बननी पड़ेगी कि किस तरीके से सरकार इसका सामना करे। आई थिंक दिस हैज़ टू बी अंडरस्टूड कॉम्प्रिहेंसिवली। हमने तकरीबन 10% अभी तक देखा है कि आगे होने वाला क्या है, विजुलाइज करना पड़ेगा। और मैं समझता हूं कि अब आपको टेक्निकल थिंक टैंक्स ऐसे बनाने पड़ेंगे जो सिर्फ इसकी तरफ, इस दिशा की तरफ देख रहे हैं। बाकी हमारे पास जियोपॉलिटिक्स और स्ट्रैटेजी के तो बहुत ही थिंक टैंक्स हैं, मगर टेक्नोलॉजी के, खासतौर पर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के थिंक टैंक्स जो है, इनको अपनाना पड़ेगा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। दोस्तों, लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन से हमने बात करी हाइब्रिड वॉरफेयर की। इन्होंने बताया इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर क्या होता है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर क्या होता है, चाइना की 3 वॉरफेयर स्ट्रैटेजी क्या है, पाकिस्तान DG ISPR अभी तक क्या करता है 1949 से,
कश्मीर में क्या हो रहा है, लाइन ऑफ कंट्रोल में क्या हो रहा है, किस तरीके से पाकिस्तान कुछ अपने सिटीजन्स को, कुछ अपने नागरिकों को, शहरियों को बरगलाता है, भारत में भेजता है जिहाद के लिए, फाइट करने के लिए, लड़ाई करने के लिए। ये सब जनरल साहब से हमारी बातें हुई। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगले हफ्ते एक और मेहमान के साथ मैं आपके पास आऊंगा। तब तक के लिए चाणक्य डायलॉग्स देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद। दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स हिंदी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि फौरी तौर पे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे।